हेलो एवरीवन, मेरा नाम सतीश कुमार है। 11वीं कक्षा राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस विषय में आप सभी का स्वागत है। 11वीं कक्षा की हमारी क्लास की पुस्तक चल रही थी पॉलिटिकल थ्योरी। सोशल जस्टिस हमारा चैप्टर था, सामाजिक न्याय। तो चलिए हम चलते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 4, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, इससे पहले हम इसके 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये इसका 3rd वीडियो है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह रॉल्स का न्याय सिद्धांत। तो इस सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने समाज को विभिन्न प्रकार से, जो अमीर और गरीब वर्ग है या उच्च कुल और निम्न कुल, इन कुलों में कह सकते हो, या एक सुविधा संपन्न जो समाज में जो लोग हैं और जो सुविधा रहित लोग हैं, उनके बीच में संतुलन की दशा लाते हुए एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है रॉयल्स का न्याय सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में इस बात की अपेक्षा नहीं की जाती कि किस तरीके से जो एक सुविधा संपन्न व्यक्ति है वो न्याय के बारे में सोचता है, वो अपने अधिकारों के बारे में सोचता है, और एक जो ऐसा व्यक्ति जो सुविधा संपन्न नहीं है तो वो किस तरीके से अपने व्यवस्था के बारे में सोचता है या वो न्याय के पहलुओं के बारे में सोचता है। तो अगर हम इन बातों के ऊपर चर्चा करें तो इस प्रकार का सिद्धांत है रॉल्स का न्याय सिद्धांत। रॉल्स अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय के सिद्धांत में इस प्रकार से इनकी व्याख्या करते हैं कि एक ओर से तो ये लोकतंत्र का समर्थन चाहते हैं और दूसरी तरफ से या समर्थन करते हैं लोकतंत्र का, और दूसरी ओर से समाज के कमज़ोर जो वर्ग है उनके हितों की को संरक्षण प्रति दिया जाए। तो इस प्रकार की ये बात करते हैं अपने इस सिद्धांत में, द थ्योरी ऑफ जस्टिस में। जॉन रॉल्स एक उत्तम समाज की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें जो है एक न्याय भरी व्यवस्था हो, जिसमें जो है न्याय की स्थापना की जा सके। बिना न्याय के अच्छे समाज की स्थापना नहीं की जा सकती, और जिस समाज में न्याय ना हो समाज को सभ्य और जो है अन्यायी माना जा सकता है। तो इस प्रकार के कुछ विचार हैं जो रॉल्स इसमें उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो इसी में ही जैसे कि उन्होंने दिखा रखा है, कुछ मैंने लाइन यहाँ पर अंडरलाइन की है। वे एक ऐसे समाज को चुनेंगे, अगर मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति को समाज में जो रहने वाला है उनको अपनी पसंद और नापसंद को ध्यान में रखकर कुछ नियम बनाने की बात की जाए, तो वो व्यक्ति अपने बेनिफिट के हिसाब से या अपने निजी हित के हिसाब से वो नियम बनाएगा। जैसे किसी में बता रखा है, अब किस प्रकार के समाज में रहना पसंद करेंगे, वे ऐसे समाज आप चुनोगे जिसमें नियम और संगठन उनके सुविधा संपन्न स्थान को मुहैया करा सके। आपका जो वर्चस्व है, अगर आप अमीर कुल में पैदा हुए हो या आप जो है सुविधा संपन्न कुल में जो है पैदा हुए हो, तो आपकी वो सुविधाएं बनी रहें, तो आप इस प्रकार के नियम चाहोगे। और अगर आप एक निम्न कुल में पैदा हुए हो जिसमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने लिए उस प्रकार का समाज चाहोगे, उस प्रकार का समाज में न्याय चाहोगे कि जो सुविधा संपन्न व्यक्तियों को मिल रहा है तो वो आपको भी मिले। तो इस तरीके से एक ही बात को लेकर 2 व्यक्तियों की अलग अलग विचारधारा हो सकती है एक ही बात को लेकर। तो वो आपकी समाज की स्थिति क्या है, तो आपकी समाज की स्थिति ही ये तय करती है, या उन्हीं के आधार पर आप इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे तो आप किस प्रकार से अपना जो है कि किस प्रकार से अपना समाज में स्थान चाहते हो। तो हम सब लोगों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे निजी हितों को दरकिनार कर समाज की भलाई के बारे में सोचें, खासकर तब जब उन्हें यह यकीन हो कि उनका फैसला भविष्य में उनके बच्चों से मिलने वाली ज़िंदगी और मौक़ों को प्रभावित कर सकता है या कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए, समाज में प्रत्येक व्यक्ति स्वार्थी है, अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है। तो स्वार्थ भी होना ज़रूरी है, लेकिन स्वार्थ
समाज के नियमों के हिसाब से हो, ना कि तो अगर हम बात करें तो स्वार्थ के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। मैं एक बार इसको ठीक कर लूँ। तो हर व्यक्ति की सोच जो है वो स्वार्थी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में हम एक न्याययुत समाज की कल्पना नहीं कर सकते। किसी प्रकार से हम समाज में न्यायपूर्ण माहौल की कल्पना नहीं कर सकते। अगर हमें एक अच्छे समाज की रचना करनी है, एक समृद्ध समाज की रचना करनी है, तो उनके कायदे कानून नियम इस प्रकार के होने चाहिए जो किसी भी स्थिति में लास्ट से लास्ट पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के भी कल्याण के बारे में सोचे, ना कि एक पर्सनल व्यक्ति के अपने कल्याण के बारे में हो। अब देखिए हमारे समाज में क्या स्थिति होगी उसके ऊपर हमारी कोई हमारी भूमिका नहीं है। हमारा जन्म अमीर कुल में होगा या गरीब कुल में होगा, तो इसके लिए हमारी कोई ख़ास भूमिका नहीं है। हमारी भूमिका ही नहीं है। हम अमीर घर में पैदा होंगे या गरीब घर में पैदा होंगे। तो इसी को ही इसने अज्ञानता का आवरण कहा है। रॉल्स ने क्या कहा है? अज्ञानता का आवरण। तो आप निम्न कुल में पैदा होंगे या सुविधा संपन्न कुल में पैदा होंगे, धनी होंगे, अमीर होंगे, किस प्रकार का आपका जो है संबंध होगा, पारिवारिक संबंध होगा, तो ये आपका पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। तो इसी को ही इसने कहा है अज्ञानता का आवरण। अब हमें फिर भी कुछ इस प्रकार से हमें समाज की रचना करनी है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें जो है प्रत्येक समाज में एक संगठित माहौल मिलकर इस प्रकार का माहौल मिले, इस प्रकार की व्यवस्था मिले जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने विकास के बारे में कुछ निश्चित जो है अपने हक जो है समाज में प्राप्त कर सके। तो भविष्य में हमें इस प्रकार के समाज के लिए जो विकल्प खुले रखने चाहिए, जो भविष्य में उस समाज के नियमों और संगठनों के बारे में निर्णय और उसका समर्थन करते हैं, वह तमाम सदस्यों के लिए अच्छा हो। तो हमें इस प्रकार के नियमों को हमें पालन करना है जो सभी के लिए अच्छे हों। इसी तरह से ही रॉल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण में सोचने को कहा है। वे आशा करते हैं कि समाज में अपने संभाविक स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता की हालत में हर आदमी आम तौर पर जैसे सब करते हैं अपने खुद के हितों को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना, इस प्रकार की तरफ हमें बिल्कुल भी नहीं बढ़ना। अब यहाँ पर सेम वही बात रॉल्स ने कही है। खुद के सोच विचार कर सकने वाले व्यक्ति के सामने यह स्पष्ट रहेगा कि जो जन्म से सुविधा संपन्न है वे अपने अवसरों का उपभोग करना चाहेगा और वो अपने अवसरों को बिल्कुल भी उनका नुकसान नहीं करना चाहेगा। और जो वंचित समाज में पैदा हुआ है तो अब उनका क्या होगा? इस प्रकार की व्यवस्था में हम जो कमज़ोर तबका है उनको भी यथोचित कुछ उचित अवसर उपलब्ध हो सके, इस प्रकार से हमें समाज की रचना करनी है। अब जो उचित अवसर हैं वो कहाँ पर मिलने चाहिए? तो उनमें के लिए हम कुछ बेसिक बातों को भिन्न प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से हम तय करते हैं, जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवास जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं। इन प्रकार के संसाधनों को प्राप्त करने जो है वो आसान हो जाए, वो चाहे उच्च वर्ग का हो चाहे निम्न वर्ग का हो। तो इस प्रकार की जो आधारभूत, जो मानव के विकास के साथ जुड़ी हुई आधारभूत सुविधाएं हैं उनकी उपलब्धता आसानी से व्यक्तियों में होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति समाज में चाहे वो अमीर वर्ग का रह रहा हो चाहे गरीब वर्ग का रह रहा हो, तो उनको जो है ये व्यवस्था ज़रूर उनको मिलनी चाहिए ताकि वो अपना विकास कर सकें। तो हमें इस प्रकार के समाज की रचना करनी है जिसमें जो हमारी जो पहचान है, जो हमारी जो आइडेंटिटी है, उनको हमने विस्मृत करना है। उसकी हमें किसी प्रकार की जगह नहीं चाहिए। इस प्रकार का हमें समाज बनाना है। इस प्रकार का समाज अगर हम बनाएंगे जिसमें जो हमारी पहचान है वो आपकी प्रतिभा या आपकी कुल के हिसाब से ना हो, प्रतिभा के हिसाब से हो। इसी तरीके से अज्ञानता के आवरण को हमें खड़ा करना है ताकि जो है हम एक ऐसा समाज जो है विकसित कर सकें जिसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति के लाभ के लिए नियम बनाए जा सकें, प्रत्येक व्यक्ति की को एक विकसित माहौल देने की जो है कोशिश की जा सके। इस प्रकार का ये न्याय का सोशल जस्टिस का सिद्धांत है रॉल्स का।
अब इस अज्ञानता के आवरण की जो स्थिति है, इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें लोगों के सामान्य रूप से विवेकशील मनुष्य बने रहने की उम्मीद बनती है और उससे अपने लिए सोचने और अपने हितों के बारे में अच्छा हो, उससे को चुनने में अपेक्षा रहती है। तो इसलिए हमें अज्ञानता के सिद्धांत को बिल्कुल अपनाना चाहिए, अज्ञानता के आवरण को हमें अपनाना चाहिए। अब इस सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण बेनिफिट ये भी होगा, अज्ञानता के काल्पनिक आवरण ओढ़ना उचित कानूनों और नीतियों की प्रणाली तक पहुंचने का पहला कदम है। तो हम इस प्रकार के नियमों और कायदे कानूनों और नीतियों तक पहुंच जाएंगे जो सभी के लिए लाभदायक हो। इससे यह प्रकट होगा कि विवेकशील मनुष्य ने केवल बुरे संदर्भ में के मद्देनज़र चीज़ों को देखेंगे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि उनके द्वारा निर्मित नीतियाँ समग्र समाज के लिए लाभप्रद हों। तो इस तरीके से हम इस प्रकार के समाज की रचना कर पाएंगे जिसमें जो है मनुष्य एक विवेकशील प्राणी होगा और वो समाज के तौर पर जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनाएगा और जो बुरी चीज़ें हैं उनको समाज के प्रति उनको दूर करने का काम करेगा। तो इस तरीके से अज्ञानता का जो आवरण है उसको अपनाने का बेनिफिट हो सकता है। और हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए, अगर बुरी से बुरी स्थिति में कोई भी पैदा होता है तो वो भी अपनी जो है अपनी रक्षा कर सके या अपने वर्चस्व को कायम रख सके, इस प्रकार की स्थिति हमारे समाज की होनी चाहिए। और उनके द्वारा चुनी गई जो नीतियां हैं कमज़ोर को और कमज़ोर ना, कहीं कमज़ोर को और कमज़ोर ना बना दे और या अमीर को भी कमज़ोर ना बना दे। तो हमें एक बेहतर स्थिति को मेंटेन करते हुए समाज को आगे बढ़ाना है। तो कहीं ऐसा ना हो जो अमीर हैं वो भी गरीब हो जाएं और जो गरीब हैं वो अपने स्थिति को सुधारते सुधारते उनका कोई उद्धार ना हो। तो हमें इस प्रकार की स्थिति नहीं चाहिए। हमें सभी को देखिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को प्रोटेक्शन देनी है, उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका ज़रूर देना चाहिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो कुछ प्रयत्नशील रहते हैं। और जो प्रयत्नशील नहीं रहते हैं तो उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ बेसिक नीड जो है, जो बेसिक ज़रूरतें हैं वही पूरी की जानी चाहिए। तो इस तरीके से हम भविष्य में एक ऐसा समाज की रचना कर पाएंगे जो सुविधा संपन्न स्थिति में आ जाए और सभी के हित में होगा कि निर्धारित नियमों और नीतियों का से संपूर्ण समाज को फ़ायदा हो, ना कि किसी एक हिस्से को। और निष्पक्षता विवेक सम्मत कार्रवाई का भी परिणाम है और न कि परोपकार या उदारता का। तो हमें इस प्रकार के समाज की रचना करनी है। रॉल्स के नियम में यही कहा गया है। तो ये रॉल्स का ही नियम एक इस प्रकार का नियम है जो हमें नैतिकता की तरफ नहीं बल्कि हमें एक विवेकशील चिंतन की तरफ हमारे समाज को ले जाता है और समाज में जो भी वितरण की जो स्थिति है उसमें निष्पक्ष तरीके से काम करने के लिए हमें प्रेरित करता है और इस तरीके के कायदे कानून नियम बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है जो संपूर्ण समाज के लिए लाभदायक हो। तो इस तरीके से ये रॉल्स का नियम कंप्लीट होता है। सामाजिक न्याय के अनुसरण की अगर हम बात करें तो समाज में भिन्न प्रकार की विविधता देखने को मिलेगी। आपको समाज में गरीब और अमीर वर्ग के बीच में जो सामाजिक और आर्थिक जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, उसकी बहुत बड़ी खाई देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में न्यायपूर्ण समाज तभी स्थापित हो पाएगा जब हम समाज में न्यूनतम जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवा पाएँ। जैसे कि इसमें बता रखा है, स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन जीने के में सक्षम हो, समाज में अपनी प्रतिभा का विकास करे। इस प्रकार की व्यवस्था अगर हम देखते हैं या लोग अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों तो इस प्रकार की व्यवस्था इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इतनी अलग अलग प्रकार की विविधताओं के चलते हमारे देश में जो सामाजिक और आर्थिक असमानता है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में इन समस्याओं के चलते, इस प्रकार की सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के चलते हम इसको एक उचित तरीके से समाज में न्यायपूर्ण तरीके से हम सामाजिक न्याय का अनुसरण करना काफ़ी मुश्किल रहता है सरकार के लिए। नेक्स्ट जो है वह लोगों में जो ज़िंदगी की जो बुनियादी सुविधाएं हैं या जो बुनियादी सुविधाएं हैं या स्थिति हैं वो क्या वो कैसे तय की जाए। तो वो तय करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो सरकारें हैं वो विश्व के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन और अन्य प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय प्रकार के जो संगठन हैं उन्होंने तय कर रखी है। उनके आधार पर ही, उन्हीं की गणना के आधार पर हम
प्रत्येक सरकार इनको तय करती है, जैसे कि स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के लिए जो विभिन्न प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी आपूर्ति होती रहे, और आवास, शुद्ध जल, शिक्षा और न्यूनतम मजदूरी, इन सब महत्वपूर्ण बातों को हम समाज, एक न्यायविद समाज में शामिल करने की बात करते हैं। और लोकतांत्रिक सरकार जो है, जो जनता के द्वारा चुनी जाती है, जिसे हम लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे, तो उनकी जिम्मेवारी समझी जाती है वो इन लोगों की इस प्रकार की जो हमने ऊपर पढ़ी हैं ये बुनियादी सुविधाओं को पूरा करें। लेकिन अब जैसे भारत बहुत ही विशाल देश है और इसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और इसमें गरीब जो जनसंख्या वो उनकी जो मात्रा भी देखी जाए तो ज़्यादा है, तो ये एक प्रकार का अनावश्यक सरकार के ऊपर बोझ भी पड़ता है। तो इस तरीके से ही समाज में जो संसाधनों का एक उचित तरीके से बंटवारा ना कर पाना, वह एक बहुत बड़ी गहरी सामाजिक असमानता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो इसे जिस हद तक हो जाए उस हद तक इनको कम करना सरकार का भी काम है। इसमें कोई डाउट नहीं है, समाज का ये कार्य है, जो वंचित वर्ग हैं उनके विभिन्न प्रकार से उनको मदद मिलनी चाहिए। लेकिन अब इस मदद के बीच में कुछ जो मुक्त बाज़ार, जो ओपन मार्केट की जो खुली प्रतियोगिता की बात करते हैं या पूंजीवादी विचारधारा की बात करते हैं, तो वो इनकी थोड़ी आलोचना भी करते हैं। वो चाहते हैं सरकार का ओपन मार्केट में बहुत ही कम हस्तक्षेप हो, और इसमें जो है इसी में ही जो है प्रतिभावान है। अब ये सबसे पहले हम बात आगे वाली स्लाइड में करते हैं, मुक्त बाज़ार या खुली प्रतियोगिता क्या है। हम आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। मुक्त बाज़ार की स्थिति को पढ़ने से पहले हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक डेफिनेशन पढ़ते हैं जो न्याय को लेकर है। न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर समाज की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यायपूर्ण समाज कहेंगे। तो ये डेफिनेशन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारतीय संविधान को जो है जिनकी रचना की थी, बहुत ही महान पर्सनैलिटी थे, तो इनके बारे में आपको जानना चाहिए। अब हम बात करते हैं मुक्त बाज़ार की। तो जहाँ तक संभव हो सके व्यक्ति अपनी जितनी चाहे वो जो संपत्ति है वो अर्जित कर सके, इस प्रकार के अधिकार अगर समाज के माध्यम से उनको मिले हुए हैं, और मूल्य निर्धारित कर सके, मजदूरी और मुनाफे के में दूसरों के साथ अनुबंध या समझौते करने की उनको स्वतंत्रता हो, जितना चाहे अधिक वो लाभ कमा सके, और एक खुली प्रतियोगिता के माध्यम से वो भिन्न प्रकार से बाज़ार में विभिन्न प्रकार की सर्विसेज उपलब्ध करवा पाए, तो ऐसी मार्केट को हम कहेंगे मुक्त बाज़ार। अब इसमें राज्य का हस्तक्षेप, यही तो पॉइंट है, मुक्त बाज़ार और राज्य का हस्तक्षेप। तो कितना राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, वो सब हम बातों को तय करेंगे। अब राज्य का हस्तक्षेप करना क्यों जरूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके माध्यम से ही जो राज्य है वो जनता के लिए जो कह सकते हो सुविधा संपन्न क्षेत्र नहीं है, सुविधा संपन्न क्षेत्र जो नहीं है उनको विभिन्न प्रकार की जो बेसिक बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाए। इसीलिए राज्य को जो है हस्तक्षेप करना बहुत ज़रूरी है। राज्य जो है विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करता है, तो वो ज़रूरी भी है, इसी से ही उनका रूल चलता है। तो मुक्त बाज़ार में तो आपको ऊपर किसी प्रकार की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आप जो है खुले तौर पर कितना भी पैसा आप कमा सकते हो, कितना भी पैसा आप जो है प्रॉफिट करके लाभ कमा सकते हो, किसी भी कार्य को कर कर कितना भी किसी के साथ भी आप किसी प्रकार का अनुबंध कर सकते हो। तो ये आपकी एक प्रकार की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। अगर हम समाज जो हमारी अर्थव्यवस्था उसमें से सरकार का हस्तक्षेप अगर बिल्कुल भी समाप्त कर दिया जाए या मुक्त कर दिया जाए, तो उससे भी एक प्रकार से समाज में जो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति हैं उनका एक प्रकार से अर्थव्यवस्था के ऊपर कब्जा हो जाएगा, और जो असक्षम लोग हैं वो गुलाम बन के रह जाएंगे। तो इसलिए सरकार का हस्तक्षेप करना भी वाजिब है, सरकार का हस्तक्षेप करना भी ज़रूरी है। और अगर हम ये कहें मुक्त बाज़ार के ऊपर जो है पूरी तरह से को प्रतिबंधित कर दिया जाए तो वो भी ठीक नहीं है। तो उसके ऊपर जो है प्रतिबंध होने चाहिए, लेकिन वो प्रतिबंध इस तरीके से होने चाहिए जिससे जो है जो राज्य है वो जो जिनको जो सुविधा संपन्न क्षेत्र में नहीं आते उन लोगों को सुविधाएं उपलब्ध हो पाएँ, और जिससे जो है जो सुविधाएं संपन्न जो क्षेत्र है कहीं उनके भी अधिकारों का हनन ना हो। इस प्रकार के बीच का रास्ता हमें अपनाते हुए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, तभी हम जो है एक समृद्ध
समाज की रचना कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिबेट हो रही है पूंजीवादी और जो है अन्य समाजवादियों के बीच में। तो समाजवादी अपना विचार देते हैं और जो पूंजीवादी वो अपना विचार देते हैं। तो पूंजीवादी जो है पूंजीवादी व्यवस्था को खुली ओपन मार्केट व्यवस्था जो है उसको जो है अच्छा बताते हैं, जबकि उनकी समाज के प्रति भी कुछ देनदारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार की बातों को लेकर दोनों ही प्रकार की विचारधारा यहाँ पर आमने सामने है। अब बाज़ार जो है वो कभी भी किसी जाति पाति या धर्म का परवाह नहीं करता। वो क्या देखता है, वो देखता है प्रतिभा, कौशल, आपकी योग्यता, उन्हीं के आधार पर आपका आंकलन करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। उसमें जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। उसमें टैलेंट की जो है कदर होती है। जिसमें टैलेंट है वही आगे जाएगा। तो इससे कोई शक नहीं है भी जो ओपन मार्केट की जो व्यवस्था है या ओपन मार्केट या खुली अर्थव्यवस्था की व्यवस्था है उसमें बहुत ज़्यादा विकल्प जो है उपलब्ध हो पाते हैं। लेकिन अब उस उपलब्ध जो विकल्प उपलब्ध हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में या प्राइवेटाइजेशन में जो विकल्प उपलब्ध हैं, तो उसके लिए इतने लोग सक्षम भी होने चाहिए कि उन सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए उनके पास अच्छे संसाधन भी हों, ताकि वो उन प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा दी गई सुविधा का जो है लाभ उठा पाए। तो इस प्रकार की दशा को तय करना भी हमारे समाज का ही काम है और इसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार के नियम और कायदे कानून बना सकती है। अब मुक्त बाज़ार जो है वो मुख्य रूप से जो सुविधा संपन्न लोग हैं उनको हक दिलाने के रुझान में ही रहते हैं, जबकि एक प्रकार से जो समाजवादी हैं या सामाजिक न्याय की व्यवस्था है वो सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है समाज के जो बुनियादी सुविधाएं वो उपलब्ध हो सके। इस तरीके से समाज में वितरण और न्याय की जो बीच में बनी असहमतियां हैं उनका हम इस चैप्टर में पूरी तरह से जांच परख कर सकते हैं। और इनको हम करने के बाद हम एक विवेकपूर्ण ढंग से जो है अपने विचारों के माध्यम से हम इनके बीच में जो भी समस्या हैं उनको जो है उनकी जांच कर सकते हैं। और अनेक प्रकार की जो हमारे समाज में सामाजिक और आर्थिक विषमताएं मौजूद हैं उनको हम कम करने के लिए जो भी हमारे पास संभव तरीके हों उनको हमें अपनाना चाहिए और एक विवेकपूर्ण तरीके का समाज हमें विकसित करना है। जे.एस. मिल की एक डेफिनेशन है, न्याय एक ऐसा अंतर्निहित है जिसमें कुछ न सिर्फ सही है और न ही कुछ सिर्फ गलत, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष हमसे दावा जता सकता है, क्या कहलाता है, न्याय कहलाता है। तो इसमें न्याय में कुछ भी सही नहीं है और कुछ भी गलत नहीं है। उसमें जो व्यक्ति अपने दावे के हिसाब से उनको जता सकता है वो सही है और जो नहीं जता सकता वो गलत है। इस तरीके की बात की है डॉक्टर जे.एस. मिल ने। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर पूरा होता है। आशा करता हूँ इस चैप्टर की इन वीडियो के माध्यम से आपको कुछ हेल्प हुई होगी। आपका अपने इस वीडियो लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।